हाउ आर यू। आज हम आपको बता रहे हैं कि हमें क्या क्या और पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि आपने एज वेल एज पढ़ा, इसके पहले जो वीडियो डाला है उसमें एज वेल एज तक हमने बता दिया। अब इसके बाद हम आपको बताने वाले हैं टेंस। तो टेंस हम पूरे नहीं बताएंगे, टेंस तो हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं क्लास में, हम सिर्फ बता रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें और हमें पढ़ना है। टेंस आप जानते हैं, टेंस मतलब होता है समय, समय मतलब होता है काल। और इसकी जो पहचान है हिंदी में तो जनरली हो ही जाती है, तो प्रेजेंट, था तो पास्ट, और गा तो फ्यूचर हो जाती। इंग्लिश में इसकी पहचान कैसे होती है? हेल्पिंग वर्ब से होती है। समझ में आया? इंग्लिश में इसकी पहचान हेल्पिंग वर्ब से होती है। कहाँ इज लगा है, कहाँ वाज लगा है, कहाँ विल लगा है, कहाँ पे हैज़ लगा है, कहाँ हैव लगा है, और कहाँ हैड लगा है, कहाँ विल हैव लगा है, कहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, कहाँ पे सेकंड फॉर्म लगी है, कहाँ पे आईएनजी फॉर्म लगी है। ये सब चीज़ें उसकी आइडेंटिफिकेशन को तय करती हैं अंग्रेज़ी में, ठीक है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं बताएंगे, सिर्फ एक आध सेंटेंस बताएंगे हम यहाँ पे टेंस का। उसके साथ आपको टेंस जब समझते हैं तो उसके साथ आपको वर्ब भी पता होनी चाहिए, क्योंकि टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए वर्ब की भी ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपने देखा होगा प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल ये दोनों टेंस ऐसे हैं कि इनको वर्ब से ही आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैंने कहा आई गो, तो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल। और मैंने कह दिया आई वेंट, तो कौन सा टेंस हुआ? पास्ट सिंपल। तो बताइए वर्ब की जरूरत पड़ रही कि नहीं टेंस को पहचानने में? और जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया ही गोज, कौन सा टेंस है भाई? प्रेजेंट ही है, लेकिन आई के साथ गो और ही के साथ गोज। हमने पढ़ा है कि प्लुरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंगुलर के साथ वर्ब में एस या एस लगाने का नियम है। और इसके लिए हमने आपसे डेली रूटीन बनाने को कहा था, और आपने डेली रूटीन सुनाया भी था यहाँ खड़े होके। नहीं सुनाया तो एक बार और आज सुना देंगे, तो और थोड़ा सा कन्फर्म हो जाएगा कि हाँ हमसे बनने लगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि वर्ब आई विल गो, ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर हो गया। इसमें भी फर्स्ट फॉर्म है, इसमें भी फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन इसमें विल नहीं है, इसमें विल है, तो विल से पता चल गया कि ये फ्यूचर है। ऐसे ही वर्ब की ज़रूरत पड़ती है, वर्ब से हम टेंस को आइडेंटिफाई करते चले जाते हैं। फिर उसके साथ फिर पढ़ेंगे अपन इसके बाद पैसिव, फिर अपन इसके बाद पैसिव पढ़ेंगे। मतलब ये तरीका है, तो आप जितनी तेज़ी से पढ़ेंगे उतनी जल्दी हम यहाँ पहुँच जाएंगे, और नहीं तो फिर हम एक ही चीज़ पे अटके रहेंगे। यहाँ सिलेबस जैसा कंप्लीट कराना नहीं है कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया बात ख़त्म। ये स्पोकन इंग्लिश क्लास है, यहाँ पे जब बोलना आने लगेगा तब आगे बढ़ेंगे, तब हम श्योर हो जाते हैं कि हाँ भाई अब बनने लगा, अब आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? पैसिव। पैसिव और एक्टिव में क्या अंतर होता है? एक्टिव में बताई दे रहे हैं, एक्टिव में आदमी की बात होती है। मतलब पैसिव में क्या पढ़ते हैं हम लोग? एक्टिव जो होता है, मतलब टेंस क्या होता है? एक्टिव। टेंस को क्या बोलते हैं? एक्टिव। और पैसिव में क्या होता है? तो एक्टिव में क्या होता है, और जे हो गया पैसिव। तो एक्टिव में किसकी बात होती है? आदमी की। किसकी? आदमी की। और पैसिव में किसकी बात होती है? काम की। किसकी बात होती है? काम की। तो जब भी हम आदमी की बात करेंगे, आदमी का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट। आदमी का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट। अब आप समझ रहे होंगे कि सर ये तो बड़ी अजीब बात है, हर बार आदमी तो काम करता नहीं है, कभी कभी कुत्ता भी काम करता है, तो सब्जेक्ट में सब आ जाएंगे ना। मतलब कर्ता की या आदमी की या सब्जेक्ट की बात होती है एक्टिव में। और पैसिव में किसकी बात होती है? आदमी गया भाड़ में, काम होना चाहिए। जैसे अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, पैसिव है, यहाँ कौन पढ़ाता है मतलब नहीं। अंग्रेजी बोली जाती है, इस पे ध्यान केंद्रित करो। कौन बोलता है पता नहीं, अंग्रेजी बोली जाती है। यहाँ पर लड़कियाँ अलाउ नहीं हैं, कौन अलाउ नहीं करता इसका पता नहीं, बस यहाँ अलाउ नहीं है, ठीक है। तो ये काम की बात हो रही है, ठीक है। जैसे कई बार हम बाज़ार में जाते हैं घूमने के लिए, तो वहाँ भीड़ लगी है, तो हम सीधा ये बोलते हैं कहो रहा है, कहो रहा हो, हिंदी भाषा में अपनी बुंदेलखंडी में, कब बिक रहा हो। ये थोड़ी पता कौन बेच रहा है, ये नहीं बोलते कौन क्या बेच रहा है, ये नहीं बोलते क्या बिक रहा है। यहाँ बोली लग रही है, आवाज़ हो रही है, तो हमने बोलते क्या बिक रहा है, ठीक है।
जैसे कई बार आप किसी के घर में गए, खुशबू आ रही, तो आप बोल रहे हैं कुछ पक रहा है। कौन पका रहा है मतलब नहीं, किसकी बात हो रही, काम की, कुछ पक रहा है। अच्छा, और वगैरह दूध वगैरह जल रहा है या कपड़ा जल रहा है तो क्या बोलोगे, कुछ जल रहा है। देखो भैया कुछ जल रहा है, मतलब काम की बात हो रही। ये नहीं बोल रहे भैया तुम्हारे घर में कुछ जल रहा है, नहीं, कुछ जल रहा है। तो जहाँ काम की बात होती है वो पैसिव। तो अपन पढ़ेंगे ये सब, अभी बता रहे हैं आपको कि ये सब हमें पढ़ना है ताकि आप तैयार रहो कि हमें ये सब सीखना है। तो अब जैसे मान लो एक एग्जाम्पल हम टेंस का देख लेते हैं, जैसे कि ही ऑलवेज प्लेस वेल। अब इसे नेगेटिव करें, ही ऑलवेज प्लेस वेल, तो इसका क्या हो जाएगा, वह हमेशा अच्छा खेलता है। तो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, ही डज नॉट ऑलवेज, ठीक है, ही डज नॉट ऑलवेज प्ले वेल। ठीक है, ज़रूरत नहीं थी वैसे ऑलवेज की भी, ही डज नॉट प्ले वेल भी हो जाता, पर ठीक है, ही डज नॉट ऑलवेज प्ले वेल, जैसा लिखा है वैसा आपने कर दिया। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसे इनने ऐसा भी करा है कि ही ऑलवेज प्लेस वेल, को इन्होंने ऐसा भी कर दिया कि ही नेवर प्लेस वेल। देखो ये अलग तरीके से बनाया है। इस प्रकार के सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए एक ये तरीका भी है, वो भी सही है, ही डज नॉट ऑलवेज प्ले वेल भी कर सकते हो, या फिर ही नेवर प्लेस वेल, क्योंकि ऑलवेज का उल्टा क्या हो जाएगा, नेवर। ऑलवेज मतलब क्या होता है, हमेशा, तो नेवर मतलब क्या होता है, कभी नहीं। क्या हो जाएगा, कभी नहीं। तो बताइए कितना बढ़िया कि हमें डू नॉट और डज नॉट भी नहीं लगाना पड़ा, तो ये और ज़्यादा सही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखो, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसा आ जाता है कई बार, तो हम लोग जनरली डज नॉट ही लगाएंगे, लेकिन स्पोकन के हिसाब से डज नॉट सही है, लेकिन कॉम्पिटेटिव के हिसाब से सही यही है। ही ऑलवेज प्लेस वेल का हो जाएगा ही नेवर प्लेस वेल। ठीक, आगे है एनी वन हेल्प्स द पुअर। एनी वन हेल्प्स द पुअर, इसका नेगेटिव क्या बनेगा, नो वन। क्या बनेगा, नो वन हेल्प्स द पुअर। यहाँ कह रहे हैं कि हर कोई गरीबों की मदद करता है, ऊपर कह रहे हैं कोई भी गरीबों की मदद करता है, यहाँ कह रहे हैं कोई भी गरीबों की मदद नहीं करता। नो वन हेल्प्स द पुअर, तो ये नहीं बोलेंगे कि एनी वन डज नॉट हेल्प द पुअर, नो वन हेल्प्स द पुअर। तो बताइए है कि नहीं कुछ अलग, जो हम पढ़ रहे हैं उससे थोड़ा हटके है कि नहीं, नो वन हेल्प्स द पुअर, ऐसा हो गया। अब देखते हैं हम वर्ब का यूज़। देखो जो भी बता रहे थे कि वर्ब से हम कैसे पहचानते हैं, ही क्रिकेट सिंस मॉर्निंग प्ले। अब यहाँ पे प्ले वर्ब यूज़ करना है, तो कैसे यूज़ होगी बताइए, ही प्लेस क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, ही क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ पे वर्ब कैसे वर्ब यूज़ करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा बताओ। अब इसे पहचानेंगे कैसे, हमने आपको परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ाया है, तो हमने बताया था कि उसमें सिंस या फॉर लगता है, वो कंटिन्यूस परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। अब चूंकि यहाँ पे सिंस लगा है और ये कह रहे हैं कि प्ले वर्ब का इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा ही हैज़ बीन प्लेइंग। ये 10वीं 12वीं 11वीं में आता है ये करने के लिए, कि ऐसा कोष्टक में लिखा रहेगा प्ले वर्ब का यूज़ करिए, तो डायरेक्ट प्ले नहीं होगा कि ही प्लेज क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, नहीं, ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे हैज़ बीन प्लेइंग हो जाएगा। ठीक है, अब धीरे धीरे पढ़ोगे तब तुम्हें समझ में आएगा। आगे देखिए, ये देखो ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। चलो आगे है द अर्थ मूव्स राउंड द सन, यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। बताइए क्या आएगा, यहाँ पे मूव का फॉर्म लगाना है, यहाँ पे द अर्थ क्या आएगा, मूव्स, बिल्कुल सही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे अर्थ है, पृथ्वी एक है, सिंगुलर है, तो उसके साथ हम मूव्स लगाएंगे, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, बिल्कुल सही, यही होगा करेक्ट, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। अब देखो पैसिव वॉइस, मैंने कहा था अभी कि पैसिव में हम लोग काम की बात करते हैं, देखते हैं कैसे काम की बात होती है यहाँ पे। जैसे कि ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। अभी किस पे ध्यान केंद्रित हो रहा है, अभी ध्यान केंद्रित हो रहा है ही पर, ये क्रिकेट खेलता है। अगर पैसिव बनाएंगे तो ये हो जाएगा क्रिकेट
इज बीइंग प्लेड बाय हिम, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय हिम, उसके द्वारा क्रिकेट खेली जा रही है। तो यहाँ पे जो है क्रिकेट की बात पहले, अभी पढ़ा नहीं रहे, अभी तो ऐसे ही बता रहे हैं, पढ़ाएंगे तब फार्मूला बताएंगे। अभी तो सिर्फ बता रहा है कि ये अपन को पढ़ना है आगे। तो ये है कि ये नहीं कि जो अपन करना है यहाँ ही नहीं रुकेंगे, अपन यहाँ पहुँचेंगे, इसलिए अभी बस जनरली इंट्रोडक्शन दे रहे हैं आपको, ठीक है। अभी पढ़ा नहीं रहे, अभी तो बस ऐसे ही मजे लो, बस ऐसे ही देखो, अभी पढ़ा नहीं रहे, आपको पढ़ाएंगे बाद में। क्रिकेट इज़ बीइंग प्लेड बाय हिम। फिर आगे देखो, वन मोर सेंटेंस, राम डज नॉट स्पीक इंग्लिश, चेंज इनटू पैसिव। राम डज नॉट स्पीक इंग्लिश, तो क्या हो जाएगा इसका? इंग्लिश इज नॉट, इंग्लिश यहाँ लिख दे रहे हैं, इंग्लिश इज नॉट स्पोकन बाय राम। फार्मूला बता देंगे, तुम तो फटाफट कर लोगे, आसानी से कर लोगे, और बड़ा इजी है, कुछ बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता है ना। चलो, बस एक बात है कि हम लग जाएं तो कोई भी काम हो जाता है। फिर इसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे वो देख लो। जब ये हो जाएगा, इसके बाद हम पढ़ेंगे ये चीज़, नरेशन। क्या पढ़ेंगे? नरेशन। नरेशन बोलते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल। फिर हम पढ़ेंगे क्या? डिग्री। और फिर क्या पढ़ेंगे? अभी नरेशन आ रहा है, चलो ठीक है। ही सेड टू मी राम इज़ गोइंग टू मार्केट। नरेशन का प्रयोग वहाँ करते हैं जब किसी तीसरे आदमी की बात हम किसी दूसरे आदमी को बताते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए तुम दोनों बात कर रहे हो और इस लड़की की तुम्हें बात करना है। मान लो इस लड़की ने तुमसे पेन मांगा, तो इसने कहा कि मुझे आपका पेन दे दो, है ना। तो आप इसको बताओगे कि उसने मुझसे कहा कि मुझे अपना पेन दे दो। तो इसमें ये हो जाएगा कि तुम मुझसे कह रहा है मुझे अपना पेन दे दो, जबकि तुम्हें ये कहना पड़ेगा कि उसने मुझसे कहा कि मैं उसे अपना पेन दे दूं। तो बदल जाएगी कि नहीं बात, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसने, राजवीर ने तुमसे कहा, राजवीर तुम हो, राजीव और जी हर्षित। मान लो तुम कहो, हर्षित ने तुमसे कहा कि मैं जबलपुर जा रहा हूँ, हो गई बात। अब तुम कल कोचिंग आए और तुमने मुझसे कहा कि सर हर्षित ने तो कहा है कि मैं जबलपुर जा रहा हूँ, तो फिर उल्टा हो गया कि नहीं। अगर तुमने ये कह दिया कि हर्षित ने कहा कि मैं जबलपुर जा रहा हूँ, तो मैंने बोला तू जबलपुर जा रहा है क्या? आप बोलोगे नहीं सर वो ही जबलपुर जा रहा है, तो फिर मैं बोलूँगा भैया फिर ऐसा बोलो कि वो जबलपुर जा रहा है। फिर तुमको ये बोलना पड़ेगा, हर्षित सेड टू मी ही वॉज गोइंग टू जबलपुर, जबकि तुमसे कहा था तब उसने इज लगाया था, क्योंकि वो कह रहा है मैं जबलपुर जा रहा हूँ। जब तुम मुझे बताओगे तो बात पुरानी हो गई, तो बताओगे ही वॉज गोइंग टू जबलपुर। अगर तुमने ये बोल दिया आई एम गोइंग टू जबलपुर, तो मैं बोलूँगा हर्षित ने कहा कि तुम जबलपुर जा रहे हो, उल्टा हो गया ना। ये होता है नरेशन, कि बात को तीसरे तक पहुंचाने के लिए उसके टेंस बदल जाते हैं, इसी को नरेशन कहते हैं। क्योंकि अगर मेरी बात किसी को बताओगे, अब जैसे मैं कहूँ कि मैंने आईफोन 1,60,000 में लिया है, तो जब आप ये बात अपने घर में बताओगे तो आप बताओगे हमारे सर ने आईफोन 1,60,000 में लिया है ना। ये थोड़ी बताओगे कि मैंने आईफोन 1,60,000 में लिया है, ऐसा नहीं बोलोगे ना। ये बोलोगे हमारे सर ने मोबाइल 1,60,000 में लिया है, बदल गया टेंस। इसी को कहते हैं नरेशन। तो देखो, ही सेड टू मी राम इज़ गोइंग टू मार्केट, जब इसे नरेशन में चेंज करेंगे तो इसका हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट राम वाज गोइंग टू मार्केट। अब इसको भी पढ़ाएंगे, इसको कैसे बनता है पूरा, एक एक चीज़ बताएंगे बारीकी से, तब तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। अभी तो हम ऐसे ही बता रहे हैं आइडिया, ठीक है। तो लेकिन इच का बाज हो गया, ये तो समझ गया, टेंस चेंज हो गया, ठीक है। दीपक सेड टू राजू ही डज नॉट ड्रिंक वाइन। दीपक ने राजू से कहा कि वह वाइन नहीं पीता। ओके, तो क्या हो जाएगा? दीपक टोल्ड राजू दैट ही डिड नॉट ड्रिंक वाइन, दैट उसने वाइन नहीं पी। दीपक टोल्ड राजू, दीपक ने राजू को बताया कि उसने वाइन नहीं पी, ठीक। चलो आगे, डिग्री। डिग्री भी हम पढ़ेंगे, इनको भी एक एक चीज़ बारीक समझाएंगे, पूरा फार्मूला बताएंगे, जिससे आपको बिल्कुल भी डिफ़िकल्टीज ना हो। जैसे कि ग्वालियर इज़ नॉट एज बिग एज इंदौर। अब ये कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री है, ये पॉजिटिव डिग्री है। ग्वालियर इज़ नॉट एज बिग एज इंदौर,
मतलब ग्वालियर उतना बड़ा नहीं है जितना कि इंदौर। अब इसे हम क्या कर रहे हैं, यूज़ कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री बनाना है इसको। तो क्या हो जाएगा, इंदौर इज़ बिगर देन ग्वालियर, इंदौर इज़ बिगर देन ग्वालियर, इंदौर ग्वालियर से बड़ा है। तो देखो तुलना हो गई। कंपैरेटिव मतलब क्या होता है, तुलना। और अभी क्या था, ग्वालियर इज़ नॉट एज बिग एज इंदौर, मतलब इंदौर उतना बड़ा नहीं है जितना कि ग्वालियर, मतलब ग्वालियर उतना बड़ा नहीं है जितना कि इंदौर, इंदौर ज़्यादा बड़ा है। लेकिन यहाँ तुलनात्मक रूप से जब बोलेंगे तो छोटा सेंटेंस बोल देंगे, ग्वालियर, इंदौर इज़ बिगर देन ग्वालियर, ख़त्म। अब देखो अगला है, ग्वालियर इज़ नॉट एज बिग एज इंदौर, वही का वही। सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव मतलब होता है सबसे टॉप की डिग्री। जैसे कि हम कहते हैं ना, यू आर गुड स्टूडेंट, तुम अच्छे विद्यार्थी हो। फिर हमने कहा यू आर बेटर स्टूडेंट, मतलब कोई और है उससे तो तुम ठीक ही हो, है ना। और अगर हमने बोल दिया यू आर द बेस्ट स्टूडेंट, इसका मतलब सबसे अच्छे, गुड बेटर बेस्ट, यही होता है डिग्री। तो गुड पॉजिटिव डिग्री, हमने कहा तुम अच्छे आदमी हो, पॉजिटिव बात हो गई। हमने कहा यू आर बेटर, मतलब किसी से तो अच्छे हो तुम। और हमने बोल दिया यू आर द बेस्ट, मतलब तुम सबसे अच्छे हो गए। तो सुपरलेटिव डिग्री यही होती है। और जब बारीकी से पढ़ेंगे तो पूरा समझ में आएगा तुमको। ग्वालियर इज़ नॉट एज बिग एज इंदौर, तो इसका करेंगे इंदौर इज़ द बिगेस्ट इन ऑल अदर सिटीज़। अब देखो, इंदौर इज़ द बिगेस्ट इन ऑल अदर सिटीज़, इंदौर सब शहरों में सबसे बड़ा है भी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर इंदौर ही है, इंदौर ही है ना, इंदौर ही है, इंदौर ही है भाई, ठीक है। चलो अब हम आगे बाद में बात करेंगे सेंटेंस, सेंटेंस को कैसे पहचानते हैं और कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं, इसको हम कल समझेंगे, ठीक है। इतना काफ़ी आज के लिए। अब ज़रा तुम लोग